एमपी में ऑनलाइन गेम पर रोक लगाने के लिए सरकार काफी गंभीर है और जल्द ही प्रदेश में इसके लिए कानून लाने की मुहिम में जुटी है। इसके लिए कई राज्यों की व्यवस्थाओं का अध्ययन किया जा रहा है। आपको बता दें कि तमिलनाडु, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश में कानूनों के अध्ययन के बाद ड्राफ्ट तैयार किया जाएगा, जिसमें ऑनलाइन गैम्बलिंग को बैन किया जा सकता है। जैसा कि पहले ही गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा इसको लेकर सख्त कानून बनाने के संकेत दे चुके हैं। गौरतलब है कि हाल ही में फ्री फायर गेम की वजह से 5वीं के एक छात्र ने सुसाइड कर लिया था, जिसके बाद फ्री फायर गेम को बैन करने का मुद्दा लगातार चर्चा में है। छत्तीसगढ़ में हुक्का बार को अपराध बनाने वाले विधेयक को राज्यपाल अनुसुईया उइके ने मंजूरी दे दी है। इस विधेयक में हुक्का बार खोलने पर 3 साल की कैद का प्रावधान है, तो वहीं हुक्का बार संचालक को 3 साल तक की जेल और 50,000 रुपए जुर्माने का प्रावधान है और मामले में कम से कम 1 साल की जेल और 10,000 रुपए के जुर्माने से कम की सजा नहीं होगी। इसके साथ ही हुक्का पीने वालों पर भी 5,000 रुपए के जुर्माने का प्रावधान है। इस विधेयक को जल्द ही राष्ट्रपति के अनुमोदन के लिए भेजा जाएगा। दंतेवाड़ा और सुकमा की सीमा पर बुधवार को हुई मुठभेड़ में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली। इस मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने 5 लाख के इनामी एरिया कमेटी मेंबर मोया मरकाम को मार गिराया। पुलिस ने मृत नक्सली का शव भी बरामद कर लिया है। पुलिस को चिकपाल और मारजूम के जंगलों में नक्सलियों के जमा होने की सूचना मिली थी, जिसके बाद सुकमा और दंतेवाड़ा से फोर्स रवाना हुई। इस दौरान मुठभेड़ में नक्सली मारा गया। करीब 1.5 घंटे तक चली मुठभेड़ के बाद नक्सली साहित्य और दैनिक उपयोगी वस्तुओं को भी फोर्स ने बरामद किया है। छिंदवाड़ा के अमरवाड़ा नरसिंहपुर हाईवे में टोल प्लाजा के पास स्कॉर्पियो और बाइक की टक्कर हो गई। भिड़ंत इतनी भीषण थी कि इस हादसे में स्कॉर्पियो में बैठे 50 वर्षीय शख्स और बाइक पर सवार 12 साल के मासूम की मौत हो गई। घटना में कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिन्हें पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि स्कॉर्पियो के टायर फटने से ये भीषण हादसा पेश आया। रतलाम में 15 सालों से पति पत्नी के बीच चली आ रही नोकझोंक तब भारी पड़ गई जब उनके घर खाद्य विभाग की छापेमारी हो गई। दरअसल रतलाम के मोमिनापुर क्षेत्र में एक पत्नी ने पति की प्रताड़ना से तंग आकर उसकी मिलावटखोरी का राज खोल दिया। नतीजा खाद्य विभाग ने छापा मारकर 38 किलो घी के सैंपल जब्त किए हैं। अब पति दुकान से फरार है। पत्नी मीना व्यास ने बताया कि 15 साल पहले उनकी शादी हुई थी। 2 बच्चे हैं। शादी के बाद से सास ससुर और पति छोटी छोटी बातों पर झगड़ा करते हैं। पति किराना दुकान और पत्नी घर पर ब्यूटी पार्लर चलाती है। रात को 9 बजे पत्नी जब घर पहुंची तो खुशबू से पता चला कि घर में घी बना था। पति से पूछा तो विवाद शुरू कर दिया, जिसके बाद महिला ने पुलिस को नकली घी की सूचना दी। सूचना पर खाद्य विभाग ने 38 किलो घी जब्त किया है और मामले की जाँच में जुटा है। छतरपुर में कोविड जांच में एक बड़ी लापरवाही सामने आई है, जिसने एक बुजुर्ग महिला को भारी परेशानी में डाल दिया। यहाँ गौरिहरा ब्लॉक के खड्डी गांव में रहने वाली 60 साल की रामपति विश्वकर्मा को स्वास्थ्य विभाग ने बिना सैंपल लिए कोरोना पॉजिटिव घोषित कर दिया। 9 जनवरी को जब विभाग ने पॉजिटिव होने की बात कही तो महिला घर में नहीं थी। विभाग ने उसे पॉजिटिव बताकर होम क्वारंटीन कर दिया। गांव वालों को जब पॉजिटिव होने की बात पता चली तो उसके घर चलने वाली दुकान से सामान लेना बंद कर दिया। यही नहीं, महिला के घर में बकरी बाहर चरने नहीं जा पाई, जिससे बकरी भी मर गई। घर की स्थिति से परेशान होकर बुजुर्ग महिला के बहू बेटे भी उसको अकेला छोड़ रिश्तेदार के यहाँ चले गए। जब मामला मीडिया में आया तो स्वास्थ्य विभाग ने 2 दिनों के अंदर ही उसके घर के बाहर से कंटेनमेंट जोन हटा लिया और अब छतरपुर सीएमएचओ विजय पथोरिया जांच के बाद नियमानुसार कार्रवाई करने की बात कह रहे हैं। सागर में दहेज का दंश देखने को मिला है, जहां शादी के ठीक 5 दिन पहले वर पक्ष ने 2 लाख और बाइक की डिमांड कर दी और दुल्हन पक्ष के असमर्थता दिखाने पर शादी से इनकार कर शादी तोड़ दी। आपको बता दें कि वधू पक्ष ने शादी की पूरी तैयारी कर ली थी। कार्ड बंटने से लेकर मैरिज गार्डन तक बुक हो गया था। यही नहीं, मेहमानों का आना भी शुरू हो गया था।
आपको बता दें, शादी 20 जनवरी को होने वाली थी। दूल्हा निजी बीमा कंपनी में काम करता है और लड़की के पिता की माने तो शादी के बाद पिछले 2 सालों से चल रही थी। पूरे मामले में एडिशनल एसपी विक्रम सिंह कुशवाहा का कहना है कि लड़की ने थाने में 2 लोग, वर और उसके पिता के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है और विवेचना में आए तथ्यों के आधार पर जांच की जा रही है। शिवपुरी में रेत माफियाओं के हौसले इस हद तक बुलंद हैं कि पुलिस पर हमला और मारपीट की खबरें आम हो गई है। ऐसा ही मामला बुधवार को करैरा में देखने को मिला। यहां अभयारण्य टीम ने अवैध रेत के ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त किया था, जिसके बाद माफियाओं ने टीम से धक्का मुक्की की और हथियारों का भय दिखाकर उनसे जब्त वाहन फिर से छीन लिए। खास बात यह है कि इस घटना के बाद ना तो वन अमले ने और न ही वहां मौजूद पुलिसकर्मियों ने इस बात की सूचना वरिष्ठ अधिकारियों को दी, लेकिन इस पूरे मामले का वीडियो वायरल हो गया। तब जाकर अधिकारियों को मामले की जानकारी हुई और आनन फानन में पुलिस ने 5 आरोपियों के खिलाफ अलग अलग अपराधों में मामला दर्ज किया है। बिलासपुर के जीपीएम में वन विभाग की लापरवाही ने एक मासूम की जान ले ली। यहाँ की गौरेला थाना इलाके में वन विभाग बाउंड्री वॉल का निर्माण करा रहा है, जिसमें कॉलम को लेकर गड्ढे खोदे गए थे और काफी दिनों से गड्ढा खुदे होने की वजह से 4 फीट के गड्ढे में पानी भर गया था। मरवाही वन मंडल में इस पानी के गड्ढे में एक बच्चा डूब गया, जिससे उसकी मौत हो गई। उज्जैन के महिदपुर में मेडिकल स्टोर में मोबाइल चोरी की लाइव तस्वीरें सीसीटीवी में कैद हो गई। स्क्रीन पर दिख रही है भीड़ मेडिकल स्टोर पर दवा लेने वालों की है। यहाँ मोबाइल चोर भी ग्राहक बनकर आया था और देखिए कैसे वो अपने नजदीक खड़े शख्स का मोबाइल कितने शातिराना तरीके से उसके शर्ट की जेब से उड़ा लेता है और शख्स को पता भी नहीं चला कि उसकी मोबाइल किसने उड़ाई। शख्स जब दवा लेने के बाद दुकानदार से मिले छुट्टे पैसे गिनने में लीन था, इतने में ही चोर ने अपना काम कर लिया और मोबाइल चुराने के बाद भी बड़े ही आराम से वहां से निकलता है। सीसीटीवी में ये पूरा वाकया कैद हो गया। घटना बीते 15 जनवरी की है। हालांकि अब तक मोबाइल चोरी को लेकर पुलिस में कोई मामला दर्ज नहीं कराया गया है। मामला दर्ज होने पर पुलिस ने कार्रवाई का भरोसा दिया है। ग्वालियर के बीजापुर गांव में बच्चों को नदी किनारे 200 से ज्यादा सिक्के मिले हैं। आपको बता दें कि ये सिक्के सिंध नदी के किनारे मिले। बच्चों को ये सिक्के नदी किनारे 2 डब्बों में पड़े मिले। अचानक खेलने के दौरान मिले डब्बों को देखकर बच्चों का कौतूहल जाग गया और जब उन्होंने डब्बों को खोला तो उसमें से करीब 200 से ज्यादा सोने और अन्य धातु के सिक्के मिले। जब बच्चों को सिक्का मिलने की सूचना पुलिस को दी गई तो भीतरवार पुलिस मौके पर पहुंची और सिक्के को अपने कब्जे में ले लिया। पुलिस ने इन सिक्कों के मिलने की सूचना पुरातत्व विभाग को दे दी है। अब पुरातत्व विभाग जांच के बाद इन सिक्कों के धातु और समय सभी की सटीक जानकारी दे पाएगा। गणतंत्र दिवस की तैयारियां जोर पकड़ चुकी हैं। इसी के मद्देनजर सुरक्षा बलों के जवानों ने राजपथ पर रिहर्सल में भाग लिया। दिल्ली की कड़कड़ाती सर्दी में सुबह सुबह भारत तिब्बत बॉर्डर पर पुलिस यानी आईटीबीपी के जवानों ने पूरे जोशो खरोश के साथ परेड में हिस्सा लिया। गणतंत्र दिवस परेड को यादगार बनाने के लिए आईटीबीपी के जाबाज टीम रोज राजपथ पर कठिन अभ्यास में जुटी है। इस प्रदर्शन में आईटीबीपी के कुल 146 हिमवीर 33 बुलेट के साथ हिस्सा लेंगे। मिली जानकारी के मुताबिक आईटीबीपी के डेयर डेविल बाइकर राजपथ पर पहली बार अपनी जाबाजी दिखाएंगे। आईटीबीपी की जाबाज मोटरसाइकिल टीम का गठन सितंबर 2017 में किया गया था। एक बार फिर बताते चले कि यह पहला मौका है जब आईटीबीपी के मोटरसाइकिल सवार पर राजपथ पर अपनी दिलेरी दिखाएंगे। गौरतलब है कि आईटीबीपी का गठन 1962 में किया गया था।
भारतीय सेना और शौर्य एक दूसरे के पर्याय बन चुके हैं। बदलते वक्त के साथ सेना अत्याधुनिक हथियारों से लैस हो रही है तो सेना का गौरवशाली इतिहास सैनिकों के मनोबल को ऊंचा बनाए रखता है। तस्वीरें जम्मू कश्मीर की है। सेना के बारामूला में नो योर आर्मी कार्यक्रम का आयोजन किया। एंड वी आर वेरी थैंकफुल टू इंडियन आर्मी जिनने ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया, जिस प्रोग्राम में हमें इक्विपमेंट्स के बारे में पता चला। ये जो इक्विपमेंट्स जो भी थे इससे पहले हमने सिर्फ मूवीज़ में देखे हुए थे, वीडियोज़ में देखे हुए थे, पर आज हमें रियलिटी में फेस टू फेस देखने में मिला। आपको बताते चले कि भारतीय सेना इसी गौरव को देश भर में दर्शाने के लिए नो योर आर्मी कार्यक्रम का आयोजन करती है। इस कार्यक्रम के जरिए आम लोग यह समझ सकते हैं कि हमारी सेना कैसे और किन परिस्थितियों में काम करती है, जंग के मैदान में किन हथियारों का उपयोग करके दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब देती है। आज यहाँ पे हमने जो डिस्प्ले किया है वो यहाँ के बच्चों को सेना के प्रति मोटिवेट करने के लिए, सेना के इक्विपमेंट और इंस्ट्रूमेंट के बारे में जानकारी देने के लिए, और सेना किस तरह से काम करती है अपने दुश्मनों के खिलाफ उसके बारे में हमने विस्तृत जानकारी दी, जिससे कि उनका जो मनोबल है वो बढ़े और फौज के लिए वो प्रेरित हों। देश भर में रेलवे का जहां लगभग पूरी तरह से इलेक्ट्रिफिकेशन हो चुका है, वहीं उत्तर पश्चिम रेलवे में अभी भी इलेक्ट्रिफिकेशन चल रहा है। साल 2021 से 22 में 305 किलोमीटर ट्रैक का इलेक्ट्रिफिकेशन का काम पूरा किया गया है। उत्तर पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी कैप्टन शशि किरण के मुताबिक साल 2021 से 22 में 15 जनवरी तक 305 किलोमीटर रेलखंड के इलेक्ट्रिफिकेशन का काम पूरा किया गया है। वहीं रेलवे की ओर से 2023 तक सभी रेल लाइनों के इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए काम किया जा रहा है। अब तक कुल 2489 किलोमीटर इलेक्ट्रिफिकेशन का काम पूरा हो चुका है। उत्तर पश्चिम रेलवे पर महाप्रबंधक श्री विजय शर्मा के कुशल नेतृत्व में रेलवे पे विद्युतीकरण का कार्य काफी तीव्र गति से चल रहा है। अगर आंकड़ों की बात करें तो अभी तक उत्तर पश्चिम रेलवे पर लगभग 2500 रूट किलोमीटर का विद्युतीकरण किया जा चुका है और इस वर्ष अभी तक 305 रूट किलोमीटर का विद्युतीकरण हो चुका है। पहले कोयले और अब डीजल पर चल रही रेलों का पूरी तरीके से इलेक्ट्रिफिकेशन होने से न केवल रेलवे को बल्कि पर्यावरण को भी कई तरह से लाभ है। ईंधन आयात पर निर्भरता घट रही है और डीजल इंजन के धुएं से होने वाले प्रदूषण से भी निजात मिल रही है। ये वही जवान है जो दिन रात 24 घंटे अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं ताकि आप अपने मुकाम तक महफूज पहुंच सकें। जी हाँ, बिल्कुल ठीक समझा आपने। हम बात कर रहे हैं रेलवे ट्रैकमैन की, जिनके कंधे पर 1.5 लाख किलोमीटर लंबे भारतीय रेलवे ट्रैक की सुरक्षा का जिम्मा है। इनके लिए ये ट्रैक ही इनका घर द्वार है, ये ट्रैक ही इनका संसार है। तभी तो इन्हें कड़ाके की सर्दी की भी कोई फिक्र नहीं है। तो हमारा कर्तव्य है सर। इसमें क्या है कि हमारी 23 बजे से सुबह मॉर्निंग में 7 बजे तक की ड्यूटी रहती है सर। तो जितनी भी ट्रेनें गुजरी इसकी रक्षा करने का हमारा दायित्व है सर। तो इसमें क्या है, हमको ये जो जॉइंट है आपको दिख रहा होगा क्रॉसिंग आगे साहब, इनके बोल्ट होते हैं, तो बोल्ट चेक करना कहीं लूज है। इनके लिए किसी भी तकलीफ का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि एक बार ड्यूटी लग गई फिर कोई तूफान भी इन्हें नहीं रोक सकता। एक ट्रैकमैन एक रात में करीब 12 किलोमीटर पैदल चलकर रेलवे ट्रैक की रक्षा करता है। दरअसल हर 2 किलोमीटर पर एक ट्रैकमैन मौजूद रहता है, जो ट्रेन गुजरने से पहले इस बात को सुनिश्चित करता है कि पूरा ट्रैक पूरी तरह से सुरक्षित है। 2 किलोमीटर के ट्रैक को 6 बार रात में चेक करना होता है। एरिया होता है दो लोगों में, तो ये हमको टोटल 12 किलोमीटर इवनिंग 23 बजे से मॉर्निंग 7 बजे तक हमको ये 12 किलोमीटर का एरिया तीन राउंड में देने पड़ते हैं सर। तो ये सर, या कोई सी भी सर्दी हो सर, 4 डिग्री की हो या 0 की हो, कुछ भी हो सर, ये हमारा दायित्व है कि हमको करनी। कोविड से बचने का तरीका है, लगवा लीजिए टीका है। कोरोना को हराने के लिए शुरू हुए वैक्सीनेशन अभियान का 1 साल पूरा हो चुका है, लेकिन अभी भी कई लोग टीका लगवाने से कतरा रहे हैं। ऐसे ही लोगों के लिए यानी 100% वैक्सीनेशन को लेकर अब पाली जिले में चिकित्सा विभाग नवाचार कर रहा है। यहाँ रात में भी शिविर लगाकर लोगों को वैक्सीन लगाई जा रही है। नाइट वैक्सीनेशन शिविर में शाम 5 बजे से रात 9 बजे लोग टीका लगवाने पहुंच रहे हैं। इस दौरान उन्हें दूध भी पिलाया जा रहा है। इसके अलावा गांवों और कस्बों में वैक्सीनेशन जागरूकता रथ भी चलाए जा रहे हैं। जिले में 13 रथ चल रहे हैं, जिसमें एक मेडिकल टीम भी है जो हाथों हाथ लोगों को वैक्सीन लगा रही है। जिले में अब तक 90% लोगों ने पहली डोज लगवा ली है। इसके साथ ही 80% लोगों को दूसरी डोज लग चुकी है। दूध पिलाने की, जो सर्दी का मौसम है इसमें गर्म दूध पिलाने की व्यवस्था भी की है, जिसका बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है। साथ में जनप्रतिनिधिगण एवं विभिन्न समाज के संगठनों का भी हमें इसमें भरपूर सहयोग मिल रहा है।
कांकेर में इन दिनों गांव में भालू के घुस जाने से लोगों में काफी दहशत है। भालू खुलेआम सड़कों पर घूमते और मस्ती करते नजर आ रहे हैं। ऐसे में घर से बाहर निकलने वाले लोग काफी दहशत में हैं। भालू काफी संख्या में है, जिससे लोगों में इस बात का डर है कि भालू एक साथ उनके सामने आ गए और हमला कर दिया तो जान बचाना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि इस क्षेत्र में भालुओं के आतंक की लगातार खबर मिलती रहती है। हम सभी जानते हैं कि अंगूर खेतों में उगाए जाते हैं, लेकिन अगर अंगूर घर की छत पर भी उगाए जाएं तो यकीन नहीं हो रहा ना, हो भी कैसे। लेकिन पुणे से 30 से 35 किलोमीटर दूर उर्ली कांचन गांव में एक किसान ने 2 मंजिला बंगले की छत पर खूबसूरत अंगूर का बाग लगाया है। उर्ली कांचन में रहने वाले 58 वर्षीय भाऊ साहेब कंचन का पारंपरिक खेती का व्यवसाय है। उनके पास 3.25 एकड़ खेत है। उन्होंने 2 एकड़ में गन्ना और 10 गुंटों में नारियल, सुपारी, आंवला, अनार और चीकू लगाया है। कंचन ने करीब 6 साल पहले अपने घर के पास अंगूर के 2 पौधे लगाए थे। फिर उन्होंने छत पर एक दाख की बारी लगाई और इसका विचार उन्हें यूरोप से मिला। दरअसल कंचन 2013 में यूरोप गए थे। उस समय उन्होंने घर की छत पर लोगों को अंगूर की खेती करते देखा और सोचा कि अगर यह सब यूरोप में हो सकता है तो भारत में क्यों नहीं। उसके बाद वो उसी तरह अंगूर की उपज प्राप्त करने के इरादे से भारत लौट आए। कला कभी छिपती नहीं है, बस उसे सही मंच मिलने की जरूरत होती है। ऐसा ही मंच मिला हिमाचल प्रदेश के नूरपुर के गगन जामवाल को और आज वे बॉलीवुड में अलग पहचान बनाए हुए हैं। गगन साइंस के छात्र थे और स्कूल में फेयरवेल पार्टियों में गाते थे। गायकी से प्रभावित अध्यापक ने गगन को साइंस की बजाय म्यूजिक विषय रखने की सलाह दी। बस इसके बाद गगन के जीवन में एक ऐसा मोड़ आया कि आज वे फिल्म नगरी मुंबई में अपनी काबिलियत का डंका बजा रहे हैं। गगन बताते हैं कि उनके करियर की शुरुआत देहरी कॉलेज से शुरू हुई। इसके बाद 2005 में चंडीगढ़ से पंजाब विश्वविद्यालय से म्यूजिक में पीएचडी की और बाद में मुंबई का रुख किया और संगीत की दुनिया में अलग मुकाम हासिल कर लिया। लेकिन 2020 कोविड के चलते गगन को मुंबई में सब कुछ बंद होने के चलते हिमाचल अपने पैतृक गांव आना पड़ा। यहां आकर भी उन्होंने मेहनत लगने नहीं छोड़ी और यही से देश विदेश में ऑनलाइन म्यूजिक टीचिंग देना शुरू कर दिया। आज वो 40 देश के बच्चों को संगीत के गुर सिखा रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने कई हिमाचली गानों को कंपोज किया है। देश भर में ठंड की वजह से तापमान गिर चुका है और पहाड़ी इलाकों में लोग बर्फबारी का आनंद लेने के लिए पहुंच रहे हैं। तस्वीरें हिमाचल प्रदेश के कुफरी की है। यहां हर तरफ बर्फ की चादर बिछ गई। बर्फबारी से यहां का नजारा बेहद खूबसूरत हो गया है और हर जगह केवल बर्फ ही बर्फ दिखाई दे रही है, जिससे सैलानियों के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई है। कुफरी की सड़कों पे पूरी तरह से सफेद हो गई है और कई जगहों पर बर्फ की मोटी चादर जम गई है। इस मौसम में देश के कोने कोने से सैलानी यहां पहुंचते हैं और बर्फबारी का आनंद लेते हैं। कुफरी में घूमने आ रहे पर्यटक स्कीइंग का लुत्फ भी उठा रहे हैं। इधर बहुत अच्छा है। मैं फर्स्ट टाइम आया इधर घूमने के लिए, बट आई हैवंट केम हियर, सो एवरीवन हैज टू कम एटलीस्ट वन टाइम इन लाइफ। तो बहुत अच्छा दिख रहा है, मेरे को एंजॉय लग रहा है। बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस है। अभी हम स्कीइंग सीख रहे, गिर भी रहे हैं और सीख भी रहे हैं, तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है। The location was really beautiful and everyone should see once in a while, once in their lifetime. पहाड़ी इलाकों में हो रही बर्फबारी का असर मैदानी इलाकों में भी देखने को मिल रहा है। पहाड़ी इलाकों में हो रही बर्फबारी के कारण मैदानी इलाकों में ठंड एकदम से बढ़ गई है।